तारीख 18 जुलाई 1985 इटावा जिले के दिव्यापुर गांव में एक शादीशुदा औरत जिसका नाम शिवा होता है, उसकी एक रहस्यमय हादसे में मौत हो जाती है। आनन फानन में ससुराल वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे बाद वहां से 80 किलोमीटर दूर एक गांव स्थित है जिसका नाम होता है शरीफपुर। वहां भी एक औरत की मौत हो जाती है और वहां उसके ससुराल वाले भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। और उसी वक्त जिस कमरे में उसकी लाश रखी गई थी, वहां से एक औरत चीखते हुए बाहर आती है। वो औरत बाहर भूत भूत चिल्लाते हुए भागती है। जैसे ही बाहर के लोगों को पता लगता है और फिर वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि सुमित्रा भी जिंदा है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वो औरत बताती है, मैं सुमित्रा नहीं, मैं शिवा हूं। और वहां मौजूद हर एक शख्स जिसने सुना था उसके कान खड़े हो जाते, वो एकदम स्तंभ रह जाते। ये बोल क्या रही है? वो वहां मौजूद किसी भी शख्स को पहचानने तक से इनकार कर देती। वो कहती, मैं सुमित्रा नहीं, मैं शिवा हूं और तुम लोग कौन हो? तो क्या थी कहानी सुमित्रा और शिवा की? जब आप जानेंगे आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कहानी है जिस पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने, वहां के प्रोफेसर्स ने, वहां के रिसर्चर्स ने खुद स्टडी किया इस पूरे केस को और प्रमाणित किया। जब आखिरी में आप इसका पूरा सच जानोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। सुमित्रा का जन्म 1968 में इटावा जिले के शरीफपुर गांव में हुआ था। वो इतना पिछड़ा गांव था कि वहां पर ना तो बिजली थी, ना पानी था, ना कोई सुविधा थी, ना कोई संसाधन था। कहीं आने जाने के लिए बड़ी मुसीबत होती थी। वहां के लोग बेहद गरीब थे और उनके पास कमाई करने का सिर्फ एक ही जरिया था, वो था खेती। जब सुमित्रा छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया था। उसके पापा उसे अपने एक चचेरे भाई के पास छोड़कर रोजगार के लिए दिल्ली चले गए। उसको बचपन से उसके चचेरे भाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीती थी और बचपन से ही उसे अकेलापन और खालीपन महसूस होता रहा। महज 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी जगदीश सिंह से कर दी गई और जगदीश भी घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे और शहर में रहा करते थे। शादी के बाद भी उनका अकेलापन बना रहा। सुमित्रा को दिसंबर 1984 में एक बेटा हुआ और उस बेटे के आने के बाद सुमित्रा की जिंदगी में मानो खुशियां आ गई, क्योंकि अब उसे पहली बार कोई अपना मिला था जिसे वो अपना समझकर, जिसके साथ वो समय बिता सकती थी। वो अपने बेटे को हर पल सीने से लगा कर रखती थी। अप्रैल 1985 की बात है। सुमित्रा का बेटा 5 महीने का हो चुका था। सुमित्रा उसके बेटे को लेकर पास के कुएं से पानी भरने गई थी। गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी और एक कुआं था जहां से सब पानी भरा करते थे। जब वो पानी भर रही थी और पानी भरकर जब आने लगी तब ऐसा हुआ कि सब लोग चौंक गए। जब वो पानी भरकर लौट रही थी, उसके एक हाथ में पानी का बर्तन था और दूसरे हाथ में उसका बेटा। फिर अचानक कुछ हुआ। लोगों के कानों में एक चीख सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो उन्होंने देखा कि सुमित्रा एक मूर्ति की तरह खड़ी हुई है। उसके हाथ का पानी का बर्तन नीचे गिर चुका है। उसने अपने बेटे को सीने से दबा रखा है और जब उन्होंने देखा कि उसका एक हाथ आसमान की तरफ है और उसकी उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई है और वो कोई हलचल नहीं कर रही, सिर्फ एक तरह खड़ी हुई है। उसकी आंखें गोल गोल घूम रही है, उसके दांत कट 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 बज रहे हैं। सभी लोग आसपास आकर जमा हो जाते, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाकर उसकी मदद करते, क्योंकि गांव में भूतों की, डायनों की बातें बहुत प्रचलित थी। वहां पर कुछ औरतें भी जमा थी और बहुत मर्द भी थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं जा रहा था। ठीक 5 मिनट के बाद उसका हाथ नीचे आता है और वो अपने रोते हुए बेटे की तरफ देखते उसे चुप कराने जाते और फिर वो देखते कि वहां लोगों की भीड़ जमा है, तो सबसे पूछ रही होती कि क्या हुआ, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? सुमित्रा को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है और यहाँ पर माहौल क्या था और लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर। उसे कुछ भी याद नहीं। अगले कुछ दिनों में यही घटना फिर से हुई। इस बार रसोई घर में हुई थी। जब वो खाना बना रही थी, उसकी सास को दांत कटकटाने की और जोर जोर से सांस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब उसकी सास ने जाकर देखा तो वही मंजर सामने। इस बार उसके दोनों हाथ हवा में थे, क्योंकि बच्चा कहीं सो रहा था, तो उसके दोनों हाथ हवा में थे। उसकी उंगलियां पीछे की ओर थी, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी, उसके दांत कट 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 बज रहे थे। वो जोर जोर से सांस ले रही थी और एकदम स्तंभ खड़ी थी, जैसे एकदम मूर्ति की तरह, हाथ एकदम अटके हुए। और 15 मिनट तक ये चलता रहा। उसके बाद वो सामान्य हो गई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इस पूरे मामले के बाद उसके पति को बुलाया गया, वेद को बुलाया गया, ओझा को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, लेकिन सभी ने सिर्फ एक ही बात की, इससे कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्वस्थ है।
अब उसके पति ने शहर जाना छोड़ दिया था। उसके सास ससुर ने कहा कि बच्चे को इससे दूर रखो और बच्चे के ख्याल रखो, वरना किसी दिन अनहोनी ना हो जाए। तो बच्चा भी दादी के पास ज्यादा वक्त बिताने लगा और सुमित्रा को अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे से दूरी बनानी पड़ी। अब तारीख आती है 16 जुलाई 1985। दोपहर का समय था, सबने खाना खा लिया था। सुमित्रा अपने बेटे के साथ खेल रही थी और फिर वही वो घटना हुई, फिर वही वाक्य हुआ। फिर उसके हाथ दोनों आसमान में, उंगलियां पीछे की ओर, दांत कटकटा रही, आंखें गोल गोल घूम रही, जोर जोर से सांस ले रही। सभी लोग इकट्ठा हो जाते, उसके सास ससुर, पति और अन्य पड़ोसी। सबके लिए बात आम हो चुकी थी, सामान्य सी बात हो चुकी थी, क्योंकि रोज होने लगा था। लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले से बहुत अलग था, क्योंकि इस बार पहली बार उसने साफ साफ वाक्य में कुछ कहा था। वो कहती है कि आज से तकरीबन 3 दिन बाद मैं मर जाऊं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते। जब उसका पति पूछता है कि तुम्हें याद है तुमने क्या कहा, तो वो कहते नहीं, मुझे नहीं पता। फिर उसका पति बताता है कि तुमने ये कहा कि तुम 3 दिन बाद मर जाओ। तो वो कहते कि पागल हो क्या बक रहे हो। वो बात अब सुमित्रा के दिमाग में बैठ चुकी। अगले 3 दिन 16, 17 और 18 जुलाई बिल्कुल सामान्य बीते, उसे कोई दौरा नहीं आया। अब तारीख आती है 19 जुलाई। 19 जुलाई की सुबह और दोपहर बिल्कुल सामान्य थी और उसने एक पूरा वो लिया था संकल्प कि मैं आज ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मैं खतरे में पड़ सकूं। मैं खाना नहीं बनाऊंगी ताकि आग न लगे, मैं ऊंचाई पर नहीं जाऊंगी ताकि फिसल कर गिर न जाऊं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी मौत का खतरा बने। और घर वालों ने भी यही सलाह दी। और अब शाम हो चुकी थी और घर वाले भी अब थोड़े से शांत हुए थे कि अब कुछ घंटों की बात है, ताकि ये भविष्यवाणी गुजर जाए और ये भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए। घर वालों ने भी यही सलाह दी। धीरे धीरे दोपहर का समय भी बीता और अब शाम हो चुकी और अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अब घर वालों ने भी थोड़ी राहत की सांस ली कि अभी कुछ घंटों की ही बात, फिर ये भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। अब शाम का समय हो चुका था। सुमित्रा को घुटन महसूस होने लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर हवा तो ले सकती हूँ। तो वो दरवाजे की ओर बढ़ती है और दरवाजे पर खड़े होकर शाम की हवा लेने लगती। तभी वो वहां से देखती है कि दूर से उसकी एक सहेली गुजर रही है। तो वो उसकी सहेली को आवाज देती है कि कहाँ जा रही है। उसकी सहेली को सब कुछ पता था, वो 3 दिन वाली बात भी पता थी। उसकी सहेली उसके पास आती है, दोनों हंसी मजाक में बातें करते हैं, पूछते कि क्या यार तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इतनी हट्टी कट्टी। वो भी कहती कि हाँ मैं सही हूँ बिल्कुल, बट पता नहीं क्या हो रहा है, ये बच्चे के आने के बाद तो मैं और खुश हो गई। बात करते करते अचानक से कुछ होता है, सुमित्रा के हाथ दोनों खड़े हो जाते और एक मूर्ति की तरह वो अकड़ जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसकी उंगलियां पीछे नहीं मुड़ी, उसकी आंखें नहीं घूमी, उसके दांत नहीं कड़कड़ाए, वो सांस नहीं ले रही थी। इस बार वो एकदम खड़ी थी। जब उसकी सहेली ने उसे हिलाने की कोशिश करी, वो हिल भी नहीं रही थी। जब उसने कहा सुमित्रा सुमित्रा आवाज लगी, उधर से कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसको वो 3 दिन वाली बात याद आती और जोर से चीख कर वो रोने लगती। उस जमाने में गांव में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। किसी खुली जगह पर लकड़ियां इकट्ठा करके पंडित बुलाकर अंतिम संस्कार होता था। फिर वही हुआ, सभी लोग लकड़ियां इकट्ठा करने में जुट गए। उसको फिर महिलाओं ने सजाया, उसका श्रृंगार किया। चूंकि एक महिला थी तो आधी से ज्यादा दर्जन महिलाएं उस काम में लगी हुई थी। 45 मिनट तक उसका पूरा श्रृंगार हुआ, उसको लकड़ी सजाया गया, उसके ऊपर तेल लगाया गया। सभी लोग दहशत में थे, डरे हुए थे कि वो जल्द से जल्द इस बला को टालना चाहते थे, जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब उसका श्रृंगार हो रहा था हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, तब जिस कमरे में उसे रखा गया वहां पर जो महिला उसको श्रृंगार कर रही, उस कमरे से बाहर चीखते हुए भागती है और बाहर आती। सभी लोग दंग रह जाते हैं। बाहर सब शोक मनाने के लिए खड़े थे, सभी लोग दंग रह गए कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसने अपनी आंखें खोल दी, उसके दांत फिर कट कट कर रहे हैं, उसकी धड़कन तेज चल रही है। फिर सब जाकर वेद को बुलाते हैं। जब वेद आता है और उसकी जब नसें चेक करता है, उसके दिल की धड़कन चेक करता है, तो वो बताता है कि सुमित्रा जिंदा है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सुमित्रा जिंदा है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके घर वाले, उसका पति खुशी से रोने लगता है। 45 मिनट के बाद सुमित्रा जिंदा हो गई। थोड़ी देर बाद सुमित्रा को होश आता है। वो देखती है कि सब लोग उसे तेल लगा रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ। वो उठती है और कहती है ये क्या हो रहा है। उसका पति अंदर भागते हुए आता है, रोते उसे गले लगा। सुमित्रा उसे जोरदार धक्का देती है और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम। वो समझ नहीं पाती हो क्या रहा है। तभी उसके सास ससुर अंदर आते और जब उसे कहने लगते हैं कुछ, तो वो उन्हें भी पहचानने से इनकार कर देती। वो उसके पति को पहचानने से इनकार कर देती, उसकी जो सहेली रहती उससे भी पहचानने से इनकार कर देती। जब उसके सास ससुर उसके बच्चे को वहां लाते हैं, जिसे वो हमेशा सीने से लगा कर रखती थी, जिससे हमेशा वो इतना प्यार करती थी,
जब उसे उसके सामने लाया गया तो उसे भी वो पहचानने से इनकार कर देती। सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। जब वेद को वहां बुलाया गया तो वेद कहता है कि चमत्कार हुआ है, उसे थोड़ा समय दो, उसे शौक लगा है, वो समझ नहीं पा रही अभी हो क्या रहा है, उसे थोड़ा वक्त दो, वो नॉर्मल हो जाएगी। अगला दिन आता है, सुमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक लग रही, लेकिन वो ना तो अपने बच्चे को गले लगा रही थी, ना उसे गोद में ले रही थी, ना ही वो किसी को पहचान रही थी। सभी लोगों को लगता है कि शायद ये दौरे का असर हो सकता है, उसे थोड़ा वक्त देते हैं ताकि वो संभल जाए और धीरे धीरे शायद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये होते होते 3 महीने बीत जाते हैं इस आलम में, और 3 महीने के बाद भी वो ना तो अपने पति को पहचानती है, ना अपने बच्चे को कभी गोद में लेती है, ना सास ससुर को कभी वो दर्जा देती। उसने अपने पति को ना अपने करीब आने दिया, ना सास को आने दिया, ना अपने बच्चे को आने दिया। वो सभी से दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन इन 3 महीनों में वो एक काम रोज करती थी, वो रोज पत्र लिखती थी और अपने पति को कहती थी जाओ इसे पोस्ट कर दो। उसका पति अनपढ़ था तो उसे समझ में आता नहीं था कि ये क्या लिखा है, लेकिन वो सब हैरान थे क्योंकि उसके पति को पता था कि ना इससे भी लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर ये पत्र लिख कैसे रही। गांव में मौजूद सभी लोग हैरान रहते हैं कि पत्र लिख मतलब कैसे लिख रही। ना इसने कभी कोई एजुकेशन ली, ना कोई कुछ किया, लेकिन सबको लगा शायद ये भी दौरे का असर हो सकता है। तो उसका पति भी गांव के बाहर मौजूद जो लेटर बॉक्स होता है वहां पर वो पोस्ट करके आ जाता था और ये सिलसिला 3 महीनों तक चलता रहा। 20 अक्टूबर 1985 को करीबन 3 महीने बाद गांव में एक अनजान शख्स आता है। वो पूछता है कि इस गांव में कोई ऐसी महिला है जिसे दौरे पड़ते हो, जिसके साथ अजीब चीजें होती हो, जो भूल जाते हो, जिसे कुछ याद ना हो। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो सुमित्रा की बात कर रहा है। तो सब उसे सुमित्रा के घर का पता देते हैं। जब वो सुमित्रा के घर पहुंचता है, बाहर आता है, उसके पति से मिलता है। जब उसे बताता है कि आपके यहाँ कोई ऐसी औरत है जो ये सब हो रहा है, और जब पूरी कहानी बताता है, वो बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं इटावा जिले के डिबियापुर गांव से हूँ जो यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं एक लेक्चरर हूँ, एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मुझे पिछले 3 महीने से रोजमर्रा पर कोई ना कोई पत्र मिलता रहता है, और वो पत्र हो ना हो इसी घर से आ रहा है। वो पत्र लिखने वाली कौन है मैं उसे जानता नहीं, लेकिन रोज मुझे पत्र मिलता है। शुरू में तो मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब रोज मुझे मिलने लगे और दूरी भी ज्यादा नहीं थी हमारे गाँव की, तो मैंने सोचा कि खुद आकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। तो जब उसका पति उससे नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, तब वो नाम बताता है राम सिया त्रिपाठी। जैसे ही ये नाम अंदर बैठी सुमित्रा के कानों पर पड़ता है, वो दौड़ी दौड़ी बाहर की ओर आती है और उस आदमी को आकर गले लगा लेती है। सभी लोग दंग रह जाते हैं। सुमित्रा उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाते। जैसे तैसे करके उसे दूर हटाते हैं खुद से और कहते हैं कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती। तब सुमित्रा कहती है कि पापा मैं आप ही की बेटी हूँ। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो कहता नहीं तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं दिखती। तब वो कहती है कि पापा मैं आपकी बेटी हूं, मैं सुमित्रा नहीं, मैं शिवा हूं, आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी। सब लोग अब घर के अंदर कमरे में बैठे हुए थे। सुमित्रा, राम सिया त्रिपाठी, उसका पति और सास ससुर और बाकी पड़ोसी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी राम सिया त्रिपाठी एक ब्रीफकेस लाए। अपने ब्रीफकेस में से एक एल्बम निकालते हैं और एल्बम को सुमित्रा के सामने रखते और कहते हैं कि अगर तुम सही में मेरी बेटी तो बताओ फिर इन फोटोज में कौन कौन है। वो सभी फोटोज को एक एक करके देखती और फिर बताना चालू करती कि ये मेरे देवर है, ये मेरा पति है छेदीलाल, ये मेरी सास है, ये वो है, ये आप है। ऐसे करते करते हर एक रिश्तेदार का नाम बता देती। फिर उसकी नजर, उसकी उंगली एक फोटो पर आकर रुक जाती और वो सहम जाती और थोड़ी पीछे हट जाती। सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब नाम वो सही बता रही है और ये फिर एक फोटो पर आकर रुक गई। वो हकलाते हुए धीरे धीरे बोलते कि ये मेरी ननद थी, इसी ने मुझे पत्थर मारकर 19 जुलाई को मेरा कत्ल किया था। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते और ये सुनते ही राम सिया त्रिपाठी खड़े होकर उसे जोर से गले लगाते और रोने लगते और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही बताया मेरी बेटी। अब राम सिया त्रिपाठी पूरी कहानी सुनाते कि 24 अक्टूबर 1962 को उनके घर एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम होता है शिवा त्रिपाठी। वो एक ब्राह्मण घर में जन्मी थी और वहीं दूसरी ओर सुमित्रा एक ठाकुर घर में जन्मी थी। दोनों के गांव की दूरी करीबन 80 किलोमीटर दूर थी और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना उनके परिवार वाले कभी एक दूसरे को जानते थे। उस जमाने में उस राम सिया त्रिपाठी ने शिवा को ग्रेजुएशन कराई थी, उसे कॉलेज पढ़ाया और ग्रेजुएशन कराने के बाद 18 साल की उम्र उसकी शादी छेदीलाल नामक एक व्यक्ति से कर दी थी और उस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। और चूंकि
शिवा इतनी पढ़ी लिखी, तो उसके परिवार में एक अलग ही कॉम्प्लेक्स था, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, की उनकी बहू एक इतनी पढ़ी लिखी बहू है, ग्रेजुएट बहू है, जिसने इतनी पढ़ाई कर रखी। उस घर में मुश्किल से कोई 5वीं 6ठी पास था, और इतना पढ़ा लिखे होने के बाद, और उसके पापा जो कि लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, तो सबको लगता था इसके पापा के पास बहुत पैसा है, तो उसे हर बार तंग किया करते थे दहेज के लिए, उसे हर बार परेशान करते थे। उसकी ननद थी, वो भी उसे हमेशा परेशान करती रहती थी, उस पर हमेशा तंज कसना, उसको ताने मारना और उसको दहेज के लिए फोर्स करना, ये सब आम बात हो चुकी थी शिवा के लिए। 18 जुलाई 1985 को शिवा के एक दूर के अंकल ने घर पर आकर जानकारी दी कि शिवा ने खुदकुशी कर ली। उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर बरामद हुई। घर वाले सभी भागे, वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसका सर ट्रेन से नहीं कटा था, उसके सर पर किसी चीज का मारने के निशान। जब ससुराल वालों से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पहले घर पर उसकी लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद वो घर से भाग गई थी और उसने जाकर खुदकुशी कर, और आनंद फानन में के पिता के पहुंचने के पहले ही उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब शिवा के घर वालों को शक हुआ और उन्होंने तफ्तीश की, तब उन्हें पता लगा कि शिवा के जो ससुराल वाले थे, वो 18 जुलाई की रात को किसी को रेलवे ट्रैक की तरफ उठाकर ले जा रहे थे। बाद में जब ये बात खुलासा हुआ, तब पुलिस में उनके खिलाफ केस किया गया और पुलिस ने उसके पति को, उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसकी ननद थी और उसकी सास थी, दोनों फरार हो चुकी, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण ये पता नहीं लगाया जा सका कि उसकी मौत रेलवे ट्रैक पर हुई या उसे पहले किसी ने मारा था। तो इस बात के चलते हुए सभी को जमानत मिल गई। यहाँ पर बहुत सारी बातें सामने आती कि सुमित्रा की जब मौत हुई थी और जब सुमित्रा वापस जिंदा हुई 45 मिनट बाद, और जब शिवा की मौत हुई थी, दोनों का समय बिल्कुल 24 घंटे का डिफरेंस था। और 3 दिन पहले ही सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। वो क्या थी? दोनों, एक दिव्यापुर गांव से थी तो दूसरी थी शरीफपुर गांव से। दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर थी। और जो उसने बातें बताई, जो सुमित्रा ने, वो सारी हूबहू शिवा की बातों से मिल रही थी। वो सबको पहचान पा रही थी। उसने जो जो उसके साथ हुआ सब कुछ एक्यूरेट बताया था। और उसके पापा जो सियाराम त्रिपाठी थे, उन्होंने सारा फैक्ट चेक किया था, उन्होंने सारा एकदम प्रमाण किया था कि हाँ यही हुआ था और यही मेरी बेटी। जो कि सुमित्रा कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ना कभी फॉर्मल एजुकेशन से कभी मिली थी, वो इंग्लिश बोल रही थी, वो फर्राटेदार हिंदी में और इंग्लिश में बात कर रही थी। सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा, ये कैसे क्या हो गया, क्या ये पुनर्जन्म की कहानी है या फिर क्या है ये चीज, ये हो कैसे रहा है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जो हो रहा था सब उनकी आंखों के सामने हो रहा। सियाराम त्रिपाठी शिवा को अपने साथ ले गए, अपने घर ले गए, उसके अपने 2 बेटों से मिलवाए, रिंकू टिंकू से, उन दोनों से वो मिली, बाकी सबसे घर में मिली। जो शिवा का असली पति था छेदीलाल, वो अभी भी जिंदा था। उसके ससुराल वाले जो थे, जिन्होंने उसको शायद मार के उसका कत्ल किया था, वो अभी भी वहीं थे। तो उसने उसके पास जाने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि जो सुमित्रा का पति था जगदीश, वो गरीब आदमी था और वो सुमित्रा से बहुत प्यार करता था। तो शिवा को लगा कि अब ये मुझे नया जीवन मिला और मैं नहीं चाहती कि मैं इस जीवन को किसी के लिए नर्क बना दूं। तो उसने फैसला किया कि जो मेरी अभी की जिंदगी का जो बच्चा है, जो उसका असल बच्चा था सुमित्रा का, और जो पति है उसके साथ ही वो रहेगी और उन दोनों बच्चों को रखेगी। वहां से सुमित्रा एक नया जीवन शुरू करती है शिवा के रूप में। उस समय जब ये पूरी स्टोरी अखबारों में छापी गई, जब पूरी ये स्टोरी मीडिया में आई, तब ये कहानी पहुंचती है अमेरिका में और अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में। और जब वहां के विशेषज्ञों को इसके बारे में पता लगता तो वो अपनी एक टीम बनाते हैं और भारत आते हैं इस कहानी पर शोध करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और जब वो यहाँ आकर पहुंचते हैं और सारी कहानी को जांचते हैं और फिर एक एक का इंटरव्यू लेना चालू करते हैं और सारे फैक्ट चेक करना चालू करते हैं, वो सभी लोग भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी राइटिंग से लेकर वो जो चीजें बता रही वो इतनी एक्यूरेट थी कि उन्हें कहना पड़ा कि दुनिया का शायद एकमात्र इकलौता ऐसा केस है जो ये प्रमाणित कर रहा है कि पुनर्जन्म सच है। पुनर्जन्म की बहुत सारी स्टोरी सामने आती है, लेकिन ये दुनिया का पहला केस है जो फैक्ट्स के साथ ये प्रमाणित कर रहा है। 1985 में जब ये घटना घटी थी, उसके बाद सुमित्रा या यूं कहे शिवा अपने पति जगदीश के साथ शरीफपुर में रहने लगी। 3 बेटों के साथ, 2 परिवारों के साथ उसने एक खुशहाल जीवन बिताया। दोनों परिवार, शिवा का असल परिवार और सुमित्रा का परिवार, एक दूसरे के करीब आए। दोनों परिवारों में रिश्ते बने। शिवा ने अपने पहले जन्म के दोनों बेटों को भी अपनाया और इस जन्म के बेटे को, तीनों के लिए वो मां थी। 1998 में, यानी इस घटना के करीब 13 साल बाद, अचानक बीमारी से शिवा की मौत हो गई।
उसके 1-2 साल बाद उसके पति जगदीश सिंह की भी मौत हो गई, लेकिन बच्चे आज भी, परिवार आज भी है और ये कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये थी कहानी एक पुनर्जन्म की, एक ऐसे पुनर्जन्म की जिसे अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने खुद प्रमाणित, खुद सामने रखा और कहा कि दुनिया का ये एकमात्र, एकलौता ऐसा केस है जो फैक्ट्स के आधार पर सच है। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताएं इस कहानी के बारे में। मिलता हूं आपसे ऐसे और वीडियोस के साथ, तब तक सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिहाइंड द ट्रूथ। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।